मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। मैं अकेले बहुत बड़े बंगले में रहती थी। फिर अचानक मेरे घर पर एक नौकर आया। मैंने नौकर की नियति देखने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो एक शरीफ औरत नहीं पहनती। फिर एक रात मेरे नौकर ने मेरी चादर उतार कर मेरे साथ, मेरा नाम मायरा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता मेरा दीवाना हो जाता था। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी आदमी एक दफा मुझे देखता तो वह पल के झपकना भूल जाता था। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। मैं घर से निकलती तो सारे आदमी की नजर मुझ पर जमी होती। मेरी इसी हुस्न और खूबसूरती की वजह से मेरे माता पिता को मेरी फिक्र सताने लगी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक एक बहुत अच्छी फैमिली से था। मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटी विराज से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 17 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं अपने पति के बड़े से बंगले में चली आई। मेरा पति बहुत ही हैंडसम था। हम दोनों एक साथ खड़े हो जाते तो लोगों की नजरें हम पर जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब तारीफ करते और मैं सुनकर खुशी से पागल हो जाती कि भगवान ने मेरे हिस्से में सारी खुशियां लिख दी है। अपने माँ बाप के घर पर मैं तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब मुझे विराज की मोहब्बत ने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं भूल गई थी कि आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन भगवान ने हमें औलाद की खुशियों से दूर रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करती और मेरी सास के व्यवहार में काफी हद तक बदलाव भी आ गया था। उनका हर वक्त यही तमन्ना रहता कि कब मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊं और वह खुशी से झूम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अदा की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी नहीं आई तो मेरी सास ने विराज को दूसरी शादी करने को कहा। विराज मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी, इसीलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज रोज की बढ़ती हुई दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी यह सोच कुछ ही दिनों में गलत साबित हुई। एक दिन विराज ऑफिस से घर लौट रहे थे और उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। 20 साल की भरी जवानी में मैं विधवा हो गई। इतने बड़े बंगले में मैं अकेले कैसे गुजारती, यही सोचकर मैंने कुछ दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली गई। फिर कहते हैं ना, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। बिल्कुल सच ही कहते हैं। कुछ ही दिनों में ही मेरी भाभीियों ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। उनके लिए मैं सिर्फ बोझ के सिवा और कुछ नहीं थी। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वह मेरे लिए लाने लगे। अभी तो मैं विराज की मौत के गम से बाहर भी नहीं आई थी, तो दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि लोग मुझे चंद दिनों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मेरे वहां रहने से उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं विराज के बंगले में वापस चली जाऊंगी। तन्हा जिंदगी गुजारना इन लोगों के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे पीठ पीछे सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे। मैं अपनी माँ के घर से वापस अपने बंगले में आ गई थी। विराज का बिजनेस पापा ने संभाला हुआ था। खर्चे की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाजों में पली बड़ी थी, इसीलिए कामकाज की मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद होने की वजह से सारे नौकर काम छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरी एक पुरानी नौकरानी मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझसे छुट्टी की रिक्वेस्ट की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वह कहने लगी, मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला लो, फिर गांव चली जाना, ताकि उसे भी काम बता सको। वह फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। उसका भाई एक 19 साल का जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई। मुझे तो लगा कि होगा कोई 14-15 साल का बच्चा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वो लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से हाथ चलाकर सारे कामकाज कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया और उसके बाद वो मुझसे महीनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और शायद वह कभी दोबारा वापस नहीं आने वाली थी।
मेरी नौकरानी चली गई थी और उसका भाई सर्विट वाले रूम में ही रहने लगा था। ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए मैं ज्यादा नौकर की झंझट पालना नहीं चाहती थी। नौकरानी के भाई का नाम मोहन था। अगली सुबह मोहन नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद हुआ। मैं रोजाना सुबह 9 बजे नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे में अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठकर बैठ गई और वह मेरा नाश्ता साइड टेबल रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वह 19 साल का था, लेकिन शायद गांव के हालात ने उसे इतना ज्यादा बड़ा कर दिया था। वह एक भरपूर और बहुत ही बड़ा आदमी नजर आता था। न जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी थी। इतने बड़े बंगले में वह मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा था कि मैं भी जवान हूँ और वैसे भी मेरी खूबसूरती पर तो बहुत से आदमी मरते थे। कहीं मोहन की नीयत न बदल जाए। मैंने बिना सोचे समझे एक जवान लड़की को अपने पास रख लिया, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक जवान लड़की हूँ और इतने बड़े घर में तन्हा हूँ। मैं मोहन दिन भर के ढेर सारे काम बता दिए थे और वह फौरन ही काम पर लग गया था, लेकिन फिर दिल और दिमाग में यही सवाल आ रहा था। मैंने सोचा था कि किसी भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर लूंगी और फिर मोहन को निकाल दूंगी। मुझे अपने घर से आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मशरूफ थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नई नौकरानी के लिए किससे कहूँ और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त मुझसे मिलने के लिए चली आई, जो शादी के बाद दूसरे शहर में अपने पति के साथ रहती थी। अब छुट्टियों में वापस आई थी तो उससे मेरे विधवा होने की खबर मिली थी। मैं उसे गले लगकर बहुत ज्यादा रोई। काफी देर तक हम दोनों बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैंने घर में कामकाज के लिए भरोसेमंद नौकरानी ढूंढ रही हूँ। सोहन को देखकर वो कहने लगी, ये लड़का है तो सही है और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या जरूरत है नई नौकरानी की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले सवालों के बारे में बताया तो कहने लगी, तुम भी क्या बेवकूफी वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि सोहन की बहन तुम्हारी वफादार नौकरानी है और सोहन भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो कोई नौकरानी की झंझट में ना पड़ो। आजकल की नौकरानी कोई काम की नहीं है, वह सिर्फ बेहिसाब छुट्टियां करती है और दूसरी बात यह है कि एक घर की खबर दूसरे घर पहुंचा देती है। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। ठीक ही तो कह रही है। सोहन पर तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई नौकरानी पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते वह कहने लगी कि अगर ऐसा है तो सोहन का टेस्ट ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी बात मुझे कुछ समझ में आ गई। उसका मशवरा मुझे ठीक लगा। मैंने सोचा कि मैं एक दफा सोहन का टेस्ट लेती हूँ और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी, क्योंकि ना ही इस बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे इस बात का यकीन आ गया था कि भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, तो फिर दूसरी शादी करके क्या हासिल हो जाता। इसीलिए मैंने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और मेरी इस वजह से मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए थे। वह जल्दी जल्दी मेरी शादी करना चाहते थे और दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरी जिंदगी में किसी और मर्द की कोई जगह नहीं है। मैंने सोहन का इम्तिहान लेने का सोच लिया था। एक दिन शाम के वक्त मैं जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा हुआ बैग किचन में छोड़ दिया और खुद अपने घर से बाहर निकल गई। मैं देखना चाहती थी कि सोहन उस बैग के साथ क्या करेगा। कुछ देर बाद जब मैं घर वापस आई तो बैग वहां पर मौजूद नहीं था। सोहन भी मुझे घर पर नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आई तो हैरान रह गई कि बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे वैसे ही मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून नहीं था कि सोहन की नीयत पैसों पर खराब नहीं है, लेकिन दूसरे ही पर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उसे पता ही ना हो इसमें पैसे हैं। इसीलिए मैंने दूसरी तरह से टेस्ट लेने का सोचा। रात होने से पहले सोहन सारे घर पर एक नजर डालकर अपने रूम में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे को उसकी रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए।
मुझे यकीन था कि आज पैसे सोहन की नजरों में जरूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई थी। मुझे सुबह का इंतजार था। मैं देखना चाहती थी कि सोहन क्या करता है उस पैसे के साथ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आए हुए ज्यादा देर अभी नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाजा बजने लगा। मैं हैरान हो गई, लेकिन सोहन की आवाज सुनकर मैं उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। सोहन कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रख दिया और कहा कि मेरे रूम के रास्ते में पड़े थे। वह पैसे तकरीबन 2 लाख के बराबर थे। मैंने सोहन से कहा कि ये पैसे तुम रख सकती हो, मैं उससे उसकी वफादारी का इनाम देना चाहती थी। लेकिन सोहन हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम जी, मैं इतनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, इसीलिए मैं इस पैसे को किसी सूरत में नहीं रख सकता। वह खाली हाथ वापस चला गया और पैसे मेरे सामने ही रख दिए। मेरा दिल इस बात पर राजी हो गया था कि सोहन की नीयत बिल्कुल साफ है और वह मेरे साथ मेरी किसी भी कीमती चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, वह थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। यह बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी और सोहन इस टेस्ट को पास करेगा तो हमेशा के लिए मेरा वफादार बन जाएगा। मैंने साड़ी पहनी और मेकअप कर लिया, जबकि विधवा होने के बाद से मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया था। मैंने एक नजर अपने आने शीशे पर डाली तो मैं कयामत ढा रही थी। मेरी नजर अपने हुस्न पर टिक नहीं पा रही थी, तो सोहन कैसे मेरी खूबसूरती को बर्दाश्त कर सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और सोहन शाम को चाय लेकर आया तो मैंने उसे जबरदस्ती अपने सामने ही बिठा लिया और उसे उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वह कभी कभी मुझे नजर उठाकर देखता और फिर अपनी नजर झुका लेता। मुझे उसका अंदाजा बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक दफा भी नजर भर कर के मुझे नहीं देखा था। सोहन मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से ढंग से दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे इज्जतदार और शर्माने वाला लड़का हो। सच तो यही था कि मैं सोहन के किरदार से बेफिक्र हो गई थी। वह एक बहुत ही अच्छा शख्स था, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका टेस्ट लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने हर दिन नए नए कपड़े पहनना चालू कर दिया और कभी भी सोहन को ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती तो कभी गार्डन में। एक दिन रात के वक्त मैं सोहन के रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया तो वह फौरन ही चला आया। मैं लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि आज वो मुझे एक नजर भर के देखेगा, लेकिन वह आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने सोहन मेरे से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कॉफी बनाकर दे दो। सोहन मेरे पीछे पीछे चला आया। मैं किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नजर सोहन पर जमी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से कॉफी बनाने में लगा हुआ था। उसने कॉफी बनाकर मेरे आगे रख दिया और जिस तरह आया उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज से मैं पूरी तरह चौंका कर रख दिया था। वह किसी तरह मेरी खूबसूरती से नजरें चुरा गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद वह मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी आदमी आए उसकी नजर मुझ पर पड़ती तो वो अपनी दुल्हन नजर झुकाता भूल जाता था। एक शाम मैंने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि सोहन मुझ पर नजर डालेगा ही। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने जानबूझकर सोहन को कमरे में बुला लिया और वह सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उसे कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। सोहन अपने हाथों में से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज खत्म हो गया और अब मुझे आजमाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोहन कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया था और उसने मेरे पैरों के पास पूरी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दिया और मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया और नजरें झुकाकर कहने लगा, मैं शरीफ हूँ और खुद पर काबू भी रखता हूँ, लेकिन आपकी ये बात और ये कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा कर रखा है, पर अब यह मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में अकेले रहते हैं और अब मुझे महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैं खुद पर काबू रखा हूँ, लेकिन कहीं किसी दिन मैं
आप पर काबू न कर पाया और ऐसी हरकत न कर बैठूं कि जिंदगी भर आप अपने आप से नजर न मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी की गहरी समुंदर में जा रही थी। वो तो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत हरकत करने लगी थी। न जाने मैं उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमजोर लम्हे में अपने आप पर काबू न रख पाया और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठा तो मैं अपनी इज्जत भी गवा बैठती और उसे गलत समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी खुद की थी। वो वापस जाने का इजाजत मांग रहा था तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद ही नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वह कहने लगा, मैडम आप खूबसूरत भी हैं और जवान भी। मैं भी आपको मेरे जैसे लड़की को नौकर रखने के बजाय किसी अच्छी और नेक दिल आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मेरा विश्वास रिश्ता और शादी से हट गया है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ रिश्ते और जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। सोहन कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ दिन आपके पास रहने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे नौकर का इंतजाम कर लीजिए। मैंने अपनी नादानी से एक वफादार नौकर को खो दिया। मैं जान गई थी कि अब वह किसी भी सूरत में मेरे पास नहीं रहेगा। किसी दिनों सोहन ने गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी बनाकर रख दिया और वो खुद हमेशा के लिए चला गया। आज भी मैं जब सोहन को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती हैं। आज के दौर में वह एक ऐसा नेक इंसान था जिसके कई बार मौका मिलने के बावजूद भी मुझे कभी बुरी नजर से नहीं देखा। मैं अच्छी तरह से समझी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभी हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्ते पर बिना आजमाए एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले ही दिन जानती थी यह एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।